जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत का भौगोलिक संरचना। और इस टॉपिक में दरअसल हम लोग देखने जा रहे हैं भारत में किस किस प्रकार के जैसे भौतिक स्ट्रक्चर हैं। खास करके हम देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसमें कौन कौन से प्रमुख पासेस हैं, कहाँ से कहाँ वो गुजर रहा है। साथ ही हम लोग राजस्थान के डिज़र्ट की बात करेंगे इस लेक्चर में, और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा प्लेन या फिर मैदान की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे साउथ इंडिया की ओर और हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड यानी जो केंद्रीय उच्च भूमि है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और भी जो दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जो प्रमुख दर्रे हैं, जो प्रमुख पठार है, इन सारे पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, रेगिस्तानों को साथ ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा प्यारा सा भारत रहा, आप मैप के जरिए देख पा रहे होंगे। हम लोग पहले नोट पे चलेंगे फिर मैपिंग पे चलेंगे, ठीक है। पहले नोट को हम लोग देखते हुए चलेंगे फिर उसे मैपिंग के जरिए समझेंगे। इस लेक्चर का संरचना कुछ इसी प्रकार होगा। तो ये देखिए हमारा भारत का भौगोलिक संरचना को हम लोग इसमें बेहतर समझ सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे हमें दिखा गए हैं कि जैसे यहाँ पे पर्वत संरचना किस किस प्रकार की है। जैसे देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हिमालय का विस्तार कुछ इस प्रकार से है भारत में, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मैदानी भाग है भारत का, यहाँ पे राजस्थान डिज़र्ट है। और उसके बाद फिर यहाँ से नीचे की ओर मूव करें तो हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई, नागा, मणिपुर, ये सारी पहाड़ियाँ छोटी छोटी। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड है, दक्कन का प्लेटू है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ों को इसमें हम लोग मैपिंग के जरिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोट पे चलते हैं, फिर मैपिंग के जरिए से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए नोट में बताया गया है भारत के भूआकृतिक प्रदेश। भूआकृति से संदर्भ यह है कि जो भूमि पर विभिन्न प्रकार के आकृति का निर्माण हुआ है, चाहे वह पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, घाटियाँ हो, कुछ भी हो, उन सारे जो भी संरचनाओं का निर्माण होता है उसे हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और भारत के भू आकृतिक प्रदेश का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत को एक प्रदेश के संदर्भ में रखा गया है, एक क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ा जाएगा, जिसमें हम भू आकृति का अध्ययन करेंगे भारत के प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं नोट पे। नोट में दिया गया है भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है और इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण हुआ है। तो अपक्षय क्या होता है? अपक्षय वैसी प्रक्रिया है जिसमें अपक्षय में क्या होता है कि अपक्षय में कोई भी चट्टान हो या कोई भी संरचना हो, उस पर भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रभाव के कारण, ठीक है, यानी फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल, ये सारे प्रभाव के कारण क्या होता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे हम किसी पत्थर या चट्टान की बात करते हैं तो उस पर जब धूप पड़ेगी और बारिश होगा तो धूप पड़ने के कारण क्या होता है, चट्टान हीट होगा, और बारिश होने के कारण चट्टान ठंडा होगा, या सर्दी के दिनों में चट्टान ठंडा होता है। तो इसी प्रकार से अपक्षय में क्या होता है कि पहला तो भौतिक अपक्षय में ऐसे होगा कि चट्टानों में फैलाव और संकुचन की क्रिया होगी जिससे चट्टान कमज़ोर होता है। दूसरा केमिकल में क्या होता है कि जैसे उस पर बारिश हुआ, और बारिश में आप जानते हैं बहुत सारे पदार्थ की बारिश होती है, जैसे हम कहते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है या कहीं पर कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, घूलन के क्रिया द्वारा बहुत सारे पदार्थ चट्टानों पर बिखर जाते हैं, और वही क्या होता है, धीरे 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 उससे रासायनिक अभिक्रिया करके उन चट्टानों को कमज़ोर कर देते हैं। बायोलॉजिकल में हम देखते हैं जैसे विभिन्न जीवों द्वारा, जैसे चूहे, खरगोश, सांप इत्यादि द्वारा क्या किया जाता है, बहुत सारे बिलों का निर्माण किया जाता है और निर्माण करके उसमें रहा जाता है। इसी के वजह से भी क्या होता है
कि चट्टानों का अपक्षय होता है। तो ये 3 प्रोसेस से चट्टान का अपक्षय होता है। अब अपरदन की बात करें तो अपरदन क्या होता है? तो अपरदन में हम देखते हैं कि किसी भी लोकेशन पे अगर अपक्षय की क्रिया हुई उसके बाद अपरदन होगा। अपरदन के कारक प्रमुख देखें तो पहला तो हो गया विंड हो गया, ठीक है, पहला हो गया विंड से अपरदन होता है यानी इरोजन होता है। दूसरा हो गया हमारा कि जैसे वाटर से इरोजन हो सकता है, ठीक है, और तीसरा हो गया कि वाटर हो गया, विंड हो गया, और तीसरा हो गया एयर से, ठीक है। तो एयर से भी इरोजन होता है। तो इरोजन के प्रमुख 3 कारक हैं, और वैसे तो हिमानी है या फिर आंतरिक जल की बात करें तो वह भी आ जाता है, लेकिन इन्हीं तीनों के अंतर्गत उन्हें भी हम जानते हैं, ठीक है। 3 मूल यही है। उसके बाद निक्षेपण में क्या होता है? तो निक्षेपण में कहीं पे डिपोजिशन किया जाता है। जैसे यहाँ पर से धाराएं जल या हवाएं ला रही हैं मिट्टी के कणों को, और कहीं पर लाके एक बड़ा सा टीला बना दी। जैसे पानी के द्वारा अगर लाया जाता है तो चापाकार डेल्टा वगैरह बनाया जाता है, ऑक्सबोल लेक, और वही जब हवाओं के द्वारा लाया जाता है तो बरखान बनाया जाता है। इस तरह से बरखान की संरचना बनाई जाती है इस तरह से, ठीक है। तो उन्हीं सब की बात की जा रही है कि निक्षेपण में क्या होता है कि इन तीनों क्रियाओं के अपरदन, अपक्षय और निक्षेपण के कारण क्या हुआ? भारत के उच्चावचों का निर्माण हुआ, और उसमें एक लंबे समय अवधि के बाद उसमें कुछ कुछ संशोधन होता गया है। अब हम आगे के नोट को देखते हैं। यहाँ के बाद आगे बताया गया है कि भारत को निम्नलिखित भूआकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। देखिए, अब भारत का भू आकृतिक जो भी है, भू आकृति है, उसको विभिन्न खंडों में बांटा जा सकता है। और विभिन्न खंडों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि हमें अध्ययन के लिए बहुत सारी चीज़ों का क्रमगत ज्ञान हो और सही रूप से अध्ययन हो सके। इसीलिए पहला जो खंड आता है, पहला खंड के अंतर्गत हम देखते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसमें उत्तर में हिमालय है, और उत्तर पूर्वी की बात करें तो उत्तर पूर्वी में हमारा पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, पटकाई बूम, नागा, ये सारी। और दूसरा है इसमें उत्तर का मैदान, ठीक है, जो गंगेटिक प्लेन की बात करते हैं। तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है हमारा तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। तो ये 6 उपविभाग के अंतर्गत हम लोग भारत के भौगोलिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब पहला डिटेल में देखें तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यह पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें ट्रांस हिमालय की श्रृंखलाएँ, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। उत्तर भारत के यानी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली है। दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की दिशा में विस्तृत है, और अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा में घूम जाती है, तथा मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में हिमालय की पहाड़ियाँ और उत्तर दक्षिण दिशा में ये फैली हुई है। अब नोट पे चलें, हम लोग मैपिंग पे भी चलेंगे इसमें, लेकिन पहले नोट को देख लेते हैं अच्छे से। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, इसकी पूर्व और पश्चिमी लंबाई लगभग देखें तो लगभग 25 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई देखें तो 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला में अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, जैसे उच्चावच, पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित आधारों में बांटा जा सकता है या निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो अब हिमालय का भी वर्गीय विभाजन किया जा रहा है क्षेत्र के आधार पे। जैसे हिमालय पर्वतमाला अगर इस तरह से है, ठीक है, तो उसका क्षेत्र के आधार पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से क्षेत्रीय विभाजन किया जाता है। प्रादेशिक विभाजन हिमालय का भी किया जाता है। तो सबसे पहले बात की जा रही है कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय की। अब कश्मीर हिमालय क्या है? तो कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय की बात की गई है। इसमें प्रमुख रूप से ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय या महान हिमालय आते हैं। कश्मीर हिमालय में
अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इत्यादि। कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख व जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। श्रेणियां हिमालय के उत्तर में स्थित है तथा हिमालय की तुलना में पुरानी है। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया गया है, हम लोग आगे चलते हैं। पहले इस नोट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैपिंग पे सारा अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्रा, नंगा पर्वत से नामचा वर्मा तक विस्तृत है। इन दोनों सीमाओं के मध्य इसकी आकृति एक चाप के समान है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त भिन्नता है और पश्चिम में यह 400 किलोमीटर तथा पूर्व में यह 160 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार यह कश्मीर में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य विश्व की प्रसिद्ध घाटी कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, विश्व की प्रसिद्ध घाटी और डल झील स्थित है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण हिमनद जैसे बल्टेरो तथा सियाचिन ग्लेशियर इसी प्रदेश में स्थित है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला तथा लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। और साथ ही यहाँ पर देखें तो वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्य घाटियाँ भी स्थित है और जिन्हें दून कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दून। और जैसे हम जानते हैं पाटली दून, देहरादून, रामदून, ये सारे बहुत सारे दून हैं। और पठानकोट दून इसमें से एक प्रमुख है। पठानकोट दून आप जानते हैं, पठानकोट दून जो है वह भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इस श्रेणी का दक्षिणी ढाल उत्तर ढाल की तुलना में तीव्र है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत तथा नामचा वर्मा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यातव्य हो कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन इसे कहा जाता है। ठीक है, जो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। आप जानते हैं पहला तो एवरेस्ट हो गया और दूसरा कौन सा है, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन, यही है। अब चलते हैं हम लोग पहले मैपिंग पे, उसके बाद कुछ देखते हैं। यहाँ पर बात की गई थी सारी चीज़ों की, अगर बात करें समग्र रूप से तो ये हमारा प्यारा सा भारत रहा और इसके उत्तर में आप जानते हैं हिमालय पर्वतमाला है ऐसे। ठीक है, और हिमालय से भी ऊपर हमारा जो ऊपर का भाग है, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय जो है वह हिमालय से ज़्यादा पुराना संरचना है। हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हुआ था ट्रांस हिमालय का। और इसमें 3 प्रमुख चोटियां हैं जिसे हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 किसकी प्रमुख चोटियां हैं, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर। ये तीनों को अगर क्रम में देखें तो क्रम में अगर इस तरह से बनाए कि ट्रांस हिमालय हमारा ये हो गया और इसकी 3 प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, तो काराकोरम, ये हो गया लद्दाख और ये जास्कर। ये तीनों क्रम से है। उत्तर से दक्षिण की ओर आने पे हमें दिखते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यहीं पे 2 प्रमुख हिमनद है, एक तो सियाचिन हिमनद है यहाँ पर और दूसरा वोल्टेरो हिमनद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख हिमनद भी है और भारत की सबसे बड़ी हिमनद है ये सियाचिन हिमनद। ठीक है, एशिया की भी सबसे बड़ी हिमनद है ये सियाचिन हिमनद, क्योंकि एशिया में कहीं तो और इधर हम देखें तो बर्फ़ ही नहीं उतना बड़ा या बर्फीला क्षेत्र ही नहीं है हालांकि रसिया में, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिमनद नहीं पाया जाता है इतना बड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय की। तो ग्रेटर हिमालय का विस्तार इस तरह से है भारत में। ठीक है, और इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर पीर पंजाल, यहाँ पर कश्मीर है हमारा, ये लद्दाख वाला रीजन हो गया वर्तमान का। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से फैली हुई ये संरचना, यहाँ नंगा पर्वत है। यहाँ पर हम देखें तो कंचनजंगा सिक्किम के पास है। यहाँ पर देखें तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है,
और इधर से फिर मुड़ती हुई ये पर्वत श्रृंखलाएं आ जाती है और पूर्वोत्तर भारत में नीचे की ओर झुक जाती है। तीसरी बात की गई थी कि इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है। पश्चिम में आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जा रही है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई घट जा रही है। साथ ही बात की गई थी कि पश्चिम में जब बात करें तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मूव कर रही है, ठीक है। और लास्ट में आकर हम देखते हैं कि ये साउथ की ओर मुड़ जाती है। तो ये सारी प्रमुख बात की गई थी। साथ ही इसका एवरेज अगर चौड़ाई देखें तो यह लगभग 400 किलोमीटर है, मतलब 400 किलोमीटर हिमालय की श्रृंखलाएं चौड़ी है। जबकि हम लंबाई की बात करें तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। ये 2500 किलोमीटर है। ये सारी प्रमुख बातें थी, हमने इसमें बता दी। अब देखिए यहाँ के बाद हम दूसरी नोट पे चलते हैं और उसमें हमें जानने को मिलेगा मध्य हिमालय के बारे में, ठीक है। तो मध्य हिमालय के बाद एक शिवालिक हिमालय को जानेंगे, उसके बाद फिर से मैपिंग पे चलेंगे हम लोग। तो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय, ये सारे इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी से और पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। हिमाचल हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में इसका विस्तार है और लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है तथा नेपाल में महाभारत रेंज से कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? महाभारत रेंज कहा जाता है। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय के कई एक पर्वत श्रृंखलाएं इसमें स्थित है। जैसे हम देखते हैं पीर पंजाल है कश्मीर में, धौलाधर है हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में नागटिब्बा है और महाभारत रेंज इसको कहा जाता है। इसका विस्तार जो नेपाल में है उसे मैपिंग के जरिए भी अच्छे से हम लोग देखेंगे इसे। अब बात की गई है लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतों में ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ पर्वतीय नगर स्थापित किए, जैसे धर्मशाला, मसूरी, कौसानी, अल्मोड़ा, लेंसडाउन और रानीखेत इत्यादि। दरअसल ये सारे जो नगर विकसित किए गए थे अंग्रेजों द्वारा, वह इसलिए किया गया था ताकि अंग्रेज अधिकारी, आप जानते हैं कि अंग्रेज जहाँ पे रहते हैं यानी ब्रिटिश या ब्रिटेन जहाँ पर है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि वो लोग भारत में कार्य करने के लिए आते थे, ठीक है। तो उन्हें काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ता था और गर्मी से बचने के लिए ये लोग ऐसे जगह का चयन करते थे जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो या कम हो, और वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, प्रशासनिक कोठियाँ बनाया करते थे और वहीं जाकर रहा करते थे। उन्हीं जगहों की यहाँ पर बात की गई कि धर्मशाला, मसूरी, कौसानी, अल्मोड़ा, लेंसडाउन, रानीखेत इत्यादि, ये सारी जगह इसमें स्थित हैं। उसके बाद हम कुछ प्रमुख पासेस को देख लेते हैं जो इन क्षेत्रों में प्रमुख पासेस या दर्रा है। दर्रा से आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम में खास करके 1 या 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है इस टॉपिक से। तो हम लोग 2 मिनट के अंतर्गत, अगर 2, 3, 5 मिनट के अंतर्गत हमें एक क्वेश्चन मिल जा रहा है डायरेक्ट, तो हम लोग क्यों ना इस पर थोड़ा टाइम एक्सपेंड करें। तो देख लेते हैं हम लोग दर्रे को, फिर हम लोग मैप के जरिए दर्रा और भी जो प्रमुख भाग होगा उसे देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दर्रे में बात की गई है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा की बात की गई है, यह लद्दाख में है और रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं काराकोरम के कारण ही हम नॉर्थ में मूव कर पाते हैं, क्योंकि जो चीन और लद्दाख को जोड़ता है, पहले तो कश्मीर को जोड़ रहा था, अभी चीन, लद्दाख, कश्मीर सभी को जोड़ रहा है ये काराकोरम दर्रा, ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है बुर्जिल दर्रा, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है, यानी यह वर्तमान में अगर देखें तो गिलगित लद्दाख में चला गया और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, तो इन दोनों को जोड़ रहा है बुर्जिल दर्रा। तीसरा है, इसे मैपिंग के जरिए अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा है हमारा पीर पंजाल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चौथा है हमारा बनिहाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। इसे कश्मीर घाटी का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि बनिहाल दर्रा जो है या बनिहाल पास जो है, उसी में एक जवाहर सुरंग बनाया गया है, मतलब पहले तो कुछ निर्मित था और उसी को बड़ा करके बनाया गया है अभी वर्तमान में, ठीक है, इसीलिए। छठा है हमारा बड़ा लाचाला दर्रा या बड़ा लाचाला पास, यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को यह जो है बड़ा लाचाला यह लद्दाख से जोड़ता है। और साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे दिया हुआ है सिपकिला पास, तो सिपकिला पास जो है हमारा, वह हिमाचल प्रदेश को
सतलज नदी, अच्छा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला। तो सिपकिला से क्या होता है कि जो हमारी सतलज नदी है जो लद्दाख से निकलती है, जो तिब्बत से निकलती है और हिमाचल में प्रवेश करती है, तो वह सतलज नदी इसी दर्रे सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद है माना दर्रा। तो माना दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उसी तरह से हम नीति दर्रा की अगर बात करें तो नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, और ये मानसरोवर यात्रा के लिए एक प्रमुख मार्ग भी है। आप जानते हैं मानसरोवर अभी तिब्बत में है और वहाँ पे कहीं ना कहीं चीन का कब्जा है, तो वह वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम लोग नीति दर्रा के द्वारा ही तिब्बत में जा पाते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिपुलेख पास। तो लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। कुछ और प्रमुख है, देख लेते हैं हम लोग, 10 की संख्या में 10-15 और होंगे। नाथुला पास है। नाथुला बहुत महत्वपूर्ण पास है और किसी भी एग्जाम में इसके बारे में बहुत ज़्यादा हॉट इसको माना जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। तो यह सिक्किम में स्थित है। और दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी, ठीक है, चुम्बी घाटी भी बहुत सारे आप CDR CAPF का एग्जाम देते होंगे तो उसमें भी पूछा जाता है चुम्बी घाटी कहाँ पर स्थित है। तो ये चुम्बी घाटी और दार्जिलिंग को जोड़ता है और इसी के द्वारा तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा जेलेपला। जेलेपला जो है वहाँ पर देखें जेलेपला पास को, तो जेलेपला सिक्किम राज्य में स्थित है जो कालीपोंग को दार्जिलिंग के निकट लहासा से जोड़ता है। ठीक है, और आप जानते हैं जो लहासा का हमारे इंडिया में जो वुलन कपड़े या ऊनी के कपड़े लेकर आते हैं लहासा से लोग बेचने के लिए, तो वह इसी पास के थ्रू आते हैं। किस पास के थ्रू? तो जेलेपला पास के थ्रू। ठीक है, जेलेप लिखा हुआ है तो जेलेपला, जेलेप जो भी समझे आप। नेक्स्ट है हमारा बुमला। बुमला जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद है यांग याप दर्रा। तो यांग याप दर्रा जो है या यांग याप पास, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसमें क्या है कि इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांग याप से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किस पासे से प्रवेश करती है? तो यांग याप पास से। नेक्स्ट है हमारा दीफू दर्रा। तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत, चीन और म्यांमार का सीमा का ट्रिपल पॉइंट है, इसलिए यह बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं दीफू पास के कारण ही हम लोग चीन या फिर म्यांमार में एंट्री कर पाते हैं। और यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन पॉइंट बन रहा है, मतलब कि अगर ये हमारा दीफू पास हो गया, ठीक है, ये हमारा दीफू पास हो गया तो यहाँ से हम निकलकर म्यांमार भी जा सकते हैं और चीन भी जा सकते हैं, और ये हमारा इंडिया को मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बन रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पांगसाड पास। पांगसाड पास जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है तुजू पास, ये मणिपुर में स्थित है। अच्छा, तुजू पास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के सुदूर में एक ही पास है जिसका नाम तुजू पास है, ये मणिपुर में है। ठीक है, उसके बाद है थाल घाट। थाल घाट आप जानते हैं कि नासिक को मुंबई से जोड़ता है, मतलब यह महाराष्ट्र में है। उसके बाद है भोर घाट। भोर घाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है और यह भी महाराष्ट्र में है। पाल घाट, पाल घाट वाला यह भी है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेंट कोटा पास। तो सेंट कोटा पास जो है यह जो है किसको जोड़ता है भाई? तो यह कार्डेमम पहाड़ियों में स्थित है और यह कार्डेमम पहाड़ियों में स्थित है सेंट कोटा पास, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर पासेस के लोकेशन देखें तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास मैप, और मैप में हम देख रहे हैं ये रहा काराकोरम। ठीक है, काराकोरम पास, ये रहा बुर्जल, ये रहा जवाहर सुरंग, ये रहा हमारा पीरपंजाल, पीरपंजाल के पास जो है। उसके बाद ये हमारा नीति माना लिपुलेख। उसके बाद यहाँ पे लिपुलेख हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया, ये कौन सा है ये हमारा हिमाचल वाला कौन सा था? तो ये सिपकिला हो गया। ठीक है, और ये आप जानते हैं सतलज नदी यहाँ से क्रॉस कर रही है, 8 नंबर जो दिया हुआ है। 12 हमारा जो है वह 2 प्रमुख पासेस है यहाँ पे, ये जेलेपला हो गया और ये नाथुला हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा
बॉमडिला हो जा रहा है, उसके बाद ये हमारा दिफू हो जा रहा है, ठीक है, इसी तरह से है। अब हम नीचे की ओर मूव कर रहे हैं एक बार, यहाँ पर हमारा तुजू है, उसके बाद ये पालघाट, ये सेंटकोटा, भोरघाट, पालघाट, भोरघाट, सेंटकोटा है, ये कुछ प्रमुख दर्रे थे, हमने देख लिया। तुजू हो गया, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेंटकोटा, पहुंचा दिफू, दिफू दिफू हो गया, या बोमडिला हो गया, जलेपला, नाथुला, सारा हो गया। अब हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, यहाँ पर बात की जा रही है, अब दून की बात की जा रही है। फिर से हम प्रमुख टॉपिक पे आ जाते हैं, ये तो पास आ गया था बीच में। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मध्य हिमालय का, और मध्य हिमालय के बाद हम लोग देखेंगे फिर से मध्य हिमालय में क्या क्या संरचना पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण आकृति, स्थलाकृति जो है वह दून कहलाती है, और यहाँ स्थित कुछ प्रमुख दूनों में अगर देखें, चंडीगढ़ कालका दून, नालगढ़ दून, देहरादून हरिके दून और कोटा दून स्थित है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, और इसीलिए पूछा जाता है दून किस प्रकार के संरचना होते हैं। तो एक वी शेप का घाटी होता है, जैसे दो पर्वत श्रेणियाँ है, दो बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र है इसी को दून क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और जैसे ये प्लेन एरिया हो थोड़ा सा, और ये पर्वत बहुत दूरी पे हो, ये भी बहुत दूरी पे हो, बीच में बहुत सारा प्लेन एरिया हो, तो इसे दून क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे स्थल भी उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मध्य हिमालय पर स्थित घास के मैदानों को मर्ग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं, और ये मैदान उत्तम चारागाह है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे भेड़, याक वगैरह चराते रहते हैं, ठीक है। याक तो बहुत कम होता है इंडिया में, लद्दाख वगैरह में होता है कुछ कुछ, लेकिन भेड़ बहुत ज़्यादा होता है, या बकरी, बकरा खास करके। तो ये लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर बुग्याल प्यार के मैदानों में बकरा चराते रहते हैं, ठीक है। इस श्रृंखला का उत्तरी ढाल मंद तथा दक्षिणी ढाल तीव्र है। मतलब उत्तर का जो ढाल है वह काफ़ी मंद है इस तरह से, जबकि दक्षिण ढाल इस तरह से एकदम खड़ा ढाल है पूरा, ये पूरा मंद मंद जा रहा है, और दक्षिण का भाग एकदम खड़ा ढाल बन जा रहा है। ये मध्य हिमालय की बात की गई है। उसके बाद इसलिए उत्तरी ढाल सापेक्षतः ज़्यादा सघन वनस्पति से आच्छादित है, क्योंकि जब कम ढाल होगा तो पता चला कि उधर पे बहुत सारे वृक्ष उगेंगे, जबकि दक्षिणी ढाल जब बहुत खड़ा रहेगा तो उधर से क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड के कारण पेड़ पौधे बड़े नहीं उग सकेंगे, वो गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें की गई मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय के बाद हम लोग शिवालिक या बाह्य हिमालय की बात कर लेते हैं। तो शिवालिक या बाह्य हिमालय जो है वह शिवालिक रेंज का विस्तार पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज तक स्थित है। मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय की उपस्थिति है, और इंडो ब्रह्म नदी यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में निक्षेपित अवसादों के फलन से शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है। शिवालिक पर्वत की चौड़ाई पश्चिम में अधिक तथा पूर्व में कम है, और शिवालिक श्रेणी के अनेक स्थानों पर विखंडित हो गई है, टूटी फूटी है शिवालिक, ठीक है। इसी कारण इसकी निरंतरता भी भंग हो गई है। अब यहाँ पर बात की जा रही है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है वह यहाँ है, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। इसकी बात करें तो हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय है, और हिमालय के इसी भाग में भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है। कहाँ पर है भाई? तो ये दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय में, ठीक है। हिमालय के इस क्षेत्र के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कई एक बार क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है। तो यह सिक्किम के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाएं द्वार स्थलाकृति भी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। इसका उपयोग चाय बागान के लिए किया जाता है। उसके बाद अरुणाचल हिमालय, ये हमारा लास्ट
रहा इसका प्रादेशिक विभाजन में। अरुणाचल हिमालय का विस्तार भूटान हिमालय से दीफू दर्रे तक है और इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू तथा नामचा वर्मा स्थित है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ यथा कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिवांग और लोहित आदि है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और भी इसमें कुछ। यहाँ अनेक जलप्रपातों का निर्माण यह नदियाँ करती हैं और इसलिए यहाँ की जल विद्युत उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है। इस हिमालय में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती है, निर्वासित है, जिनका पश्चिम से पूर्व में बसने का क्रम अगर देखें तो मुनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, नीसी इत्यादि और नागा जनजाति है। ठीक है, तो ये सारी मुनपा, डाफला, अबोर, मिश्मी ये तीनों तो पहाड़ी भी है। ठीक है, और मुनपा, डाफला, अबोर, मिश्मी, नीसी और नागा जनजाति भी वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत को देख लेते हैं। तो पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत में हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। ये हो गया हमारा। अब देखिए एक बार फिर से हम लोग मैपिंग पे चल लेते हैं, थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। ये फिर बात की गई थी यहाँ पर, जैसे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कैसे हो रहा है कि जैसे यहाँ से लेकर ये सिंधु और सतलज नदी को, इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र है ये सारे, इसको कश्मीर हिमालय कहा जाता है। कश्मीर हिमालय कहा जाता है इसको। ठीक है, और कश्मीर हिमालय के बाद क्या है, दूसरा जो है इसमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सतलज नदी से एक नदी है यहाँ पर काली नदी, इसको गढ़वाल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरे पार्ट को, पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया, दूसरा को गढ़वाल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय कहा जाता है। तीसरा नेपाल हिमालय है जो तीस्ता नदी से लेकर के काली नदी तक है, इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है और ये तीसरा पार्ट हो गया हिमालय का। चौथा है हमारा ये दीफू पास तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं या अरुणाचल हिमालय कहते हैं या सिक्किम हिमालय भी कह देते हैं, ये सारा इसको कहा जाता है। तो इन चारों विभागों में हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद कुछ प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो हम देख लेते हैं, पूर्वोत्तर की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर हमारा डाफला है, यहाँ पर अबोर है, यहाँ पर मिसमी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर पटकाई बूम है और यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में स्थित है और यहाँ पे नागा हिल है। ठीक है, यहाँ पर मिज हिल है, मिजोरम हिल है। ये सारी पर्वत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर भारत में थी। तो ये हमने देख लिया। ये गंगा का बड़ा सा प्लेन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का इस तरह से फैला हुआ है ये भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिज़र्ट है, बड़ा सा डिज़र्ट वाला एरिया है यहाँ पर। तो ये सारा ऊपर में। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फिर से नोट पे चलते हैं। ये देखिए इसमें डिटेल से बताया गया सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को। तो पूर्वोत्तर भारत की ये पहाड़ियाँ हैं, ईस्ट गारो, ठीक है, खासी, ये जयंतिया हिल हो गया, ये बरेल रेंज हो गया, ये मिकीर हो गया, ये डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागा हिल, कोहिमा हिल और मणिपुर या इम्फाल हिल, और साथ में आप जानते हैं लुसाई हिल, मिजोरम में है लुसाई हिल। तो ये सारी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर भारत की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके नोट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, यह कम ऊंची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम खेती करते हैं। झूम खेती क्या होता है कि जैसे पहाड़ों को साफ किया, मतलब जो जंगल है उसको साफ किया और साफ करके क्या करना है कि उस पर अपनी फसल बोएंगे और वहाँ पर उगाने का प्रयास करेंगे। फिर जब एक साल फसल उगा लिया, ठीक है, फिर दूसरी जगह उगाने का प्रयास करेंगे और दूसरी जगह सफाई करके फिर वहाँ पर फसल उगाएंगे। इसी को झूम
कृषि कहा जाता है। इसको इंग्लिश में देखें स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इसकी ऊंचाई कम है और यहाँ अनेक जनजातियाँ जो रहती है वो झूम कृषि करती हैं। ठीक है। मणिपुर की घाटी के मध्य एक झील स्थित है जिसे लोकटक झील कहा जाता है। और दरअसल ये झील जो है वह तैरता हुआ झील है, फुमडी झील इसे कहा जाता है। मतलब ऐसे चारों तरफ से वाटर है, उसमें एक छोटा सा झील है जो तैरता हुआ है। तैरता हुआ इसलिए जैसे आप किसी लकड़ी को डाल देते हैं पानी में तो वह तैरेगा, उसी तरह से ये झील तैरती है। ठीक है, इसे ही और इसी को लोकटक झील कहा जाता है यहाँ पर। उसके बाद बराक बराक मणिपुर, मिजोरम और असम की एक प्रमुख नदी है। बराक नदी है। बराक नदी हम दिखाएंगे मैपिंग में, नदी को नदी वाले चैप्टर में खास करके। ठीक है, तो यह एक प्रमुख नदी है मिजोरम और असम की, और यह फिर आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है मेघना में। ठीक है, यह सुरमा मेघना नदी तंत्र का एक भाग है बराक नदी। उसके बाद मिजोरम जिले, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल व असंगठित चट्टानों से बना है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं मानसून वाले चैप्टर में से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे खास करके। ठीक है, और इस प्रकार ये पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ जलवायु विभाजक भी है। और एक बार यूपीएससी ने इस पर खास करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जल विभाजक का कार्य कैसे करती है और जलवायु का भी विभाजन कर रही है। ठीक है, तो कैसे कर रही हैं, ये मेंस का क्वेश्चन था दरअसल। तो ये तो खैर। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। इसे तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर भी यहाँ थोरली देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर हुआ है। प्रादेशिक वर्गीकरण को ही हिमालय का क्षैतिज वर्गीकरण भी कहते हैं, जिसे इन रेखा चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। क्या है भाई, तो जैसे हमने बताया था कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है वह कौन कौन सी नदी के बीच में है भाई, तो ये सिंधु हो गई और ये हो गई सतलज नदी। सतलज के बाद ये काली नदी हो गई। ठीक है, काली के बाद ये तिस्ता हो गई, और तिस्ता के बाद ये दिहांग नदी हो गई, यानी जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से यहाँ को कहा जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। फिर इस भाग को कहा जाता है कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय। तीसरा को कहा जाता है नेपाल हिमालय। ठीक है, सर्वाधिक चौड़ाई है इसकी, ऊंचाई गलत दिया है यहाँ पर, ये ऊंचाई गलत हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा हाँ सॉरी, ऊंचाई भी हो जाएगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो इसी क्षेत्र में, तो ऊंचाई सर्वाधिक हो जाएगा। फिर कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा यहाँ पे सिक्किम के पास, तो ऊंचाई सर्वाधिक हो जाएगी। इसकी लंबाई भी सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा, नेपाल हिमालय की। ठीक है, उसके बाद है तिस्ता से लेके दिहांग घाटी तक, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, और यह असम हिमालय या फिर अरुणाचल हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ठीक है, इसका प्रादेशिक वर्गीकरण हमने जान लिया। अब हम लोग चलते हैं उत्तरी मैदान की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो उत्तरी मैदान में क्या है, उत्तरी मैदान की स्थिति देखते हैं पहले हम लोग। उत्तरी मैदान जो है वह यहाँ है। जैसे उत्तरी मैदान के बारे में पहले नोट को देख लेते हैं, फिर मैपिंग के जरिए समझेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां से निर्मित है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है और यह मैदान लगभग 3200 किलोमीटर लंबा एवं 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है जो समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से उपवर्ग में विभाजित किया गया है, तो उत्तरी मैदान को पश्चिम के भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, और सिंधु तथा सहायक नदियों के क्षेत्र में जो है उसको नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या देखें तो बहुत अधिक है। ठीक है, दोआब क्या होता है, जैसे 2 नदियाँ, एक नदी ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये दोआब हो गया, ये सारा क्षेत्र दोआब हो गया।
फिर इन दोनों नदियों के बीच का भाग जो हो गया ये सारा दोआब क्षेत्र हो गया। इस तरह से बहुत सारे नदी रहेंगे तो बहुत सारा दोआब का विकास होगा। अब मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या अधिक है और दोआब का सामान्य अर्थ दो नदियों के मध्य के भाग से है। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जो है वह हिमालय पर्वत तथा मेघालय के पठार के मध्य में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र वो सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप हैं, जिनमें माजुली द्वीप विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप है। अच्छा, माजुली द्वीप जो है वह एकमात्र द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये डूब भी जाता है कभी कभी, और डूबने के बावजूद भी इस पे कुछ ऊंचाई वाला भाग है जिस पे बहुत सारे जानवर जो इस द्वीप के आसपास रहते हैं या जो नदी के बाढ़ में आते हैं वह नदियों में आकर के, जैसे माजुली द्वीप की बात करें तो ये इस तरह से, मैं मैपिंग के जरिए बताता हूँ आपको। ये माजुली द्वीप हो गया और इस तरह से आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे है ये माजुली द्वीप। तो अगर माजुली द्वीप बीच में पड़ जाएगी तो इधर से बाढ़ में जो भी जीव जंतु आएंगे बह करके, तो ये माजुली द्वीप पे ही रुक जाते हैं और इसी पे पहाड़ी पे चढ़ चढ़ करके रह लेते हैं बहुत सारे जीव जंतु। ठीक है, यहाँ पर गांव भी है, माजुली गांव भी है, आप जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप जानते हैं कितना बड़ा द्वीप होगा, कई किलोमीटर में फैला होगा। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका लोकेशन हो गया असम। यह भारत का पहला द्वीप जिला है, यानी द्वीप डिस्ट्रिक्ट भी है। इसको छोटा सा जिला भी बना दिया गया है, माजुली जिला, और गांव भी है यहाँ पे बहुत सारे। गंगा का मैदान, अब गंगा की बात कर लेते हैं। तो गंगा का मैदान गंगा की हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सहायक नदियों के अवसादों से निर्मित है। देखिए, गंगा का जो मैदान है वह बताया गया है कि गंगा हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कुछ नदियाँ जैसे सोन इत्यादि नदी आती है, काली सिंध आती है, तो इन नदियों के सहायक नदियों के अवसादों से भी निर्मित हुआ है। और कुछ दोआबों की, प्रमुख दोआब की बात करें तो उसकी रचना कैसे हुई भाई, तो रचना की बात करें तो रावी चिनाब नदी के द्वारा रचना दोआब का विकास हुआ है। बिष्ट दोआब की बात करें तो ब्यास और सतलज नदी के कारण बिष्ट दोआब का विकास हुआ है। चाज या छाज दोआब की बात करें तो यह चेनाब और झेलम नदी के बीच में स्थित है। बारी दोआब, ये सबसे प्रमुख है बारी दोआब, ठीक है, और इंडिया का भी है तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह ब्यास और रावी नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद सिंधु सागर दोआब है, तो यह सिंधु व झेलम नदी के बीच में स्थित है। तो बारी दोआब कहाँ है, ब्यास और रावी नदी पर, और सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल रूप में की जाती है, जो कि सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब उत्तर का जो मैदान है उसे भी अब 4 भागों में विभाजित किया जाता है। क्यों भाई, तो पहला है भावर प्रदेश। और भावर प्रदेश क्या होता है इसे भी जानेंगे हम लोग। भावर प्रदेश वैसा होता है जहाँ पर जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, इसके, और ये पहाड़ रह गए, पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर आ जाते हैं, और यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वह पहाड़ों के बीच से होकर के और इन चट्टानों के नीचे नीचे से होकर बह जाती हैं। तो ये अगर बड़े बड़े चट्टान है, चट्टानों के नीचे से नदियाँ यहाँ पर आती रहती है, लेकिन ऊपर वाले को पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इसलिए यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती है इन चट्टानों में और इसके नीचे से बहती है। इसी को भावर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहाड़ों से नीचे उतरने में हमें भावर प्रदेश मिलता है और या भावर का मैदान मिलता है। यह शिवालिक के पर्वत, अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यह शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। ढाल के मंद हो जाने के कारण शिवालिक से नीचे उतरने वाली नदियां अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर द्वारा जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु के आपस में मिलने के कारण भाबर के मैदान का निर्माण हुआ है। भाबर के मैदान में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त क्यों हो जाती है हमने बताया कि बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, उसके नीचे से नदियाँ क्या होती है, पारगम्यता ज़्यादा होती है, इसलिए नदियाँ उसके नीचे से निकल जाती है। क्योंकि ऊपर में नदियों में पानी कम होता है, ठीक है, और वो बहुत तेज़ी से फ्लो करती हैं, तो वह चट्टानों के नीचे से भी निकल जाती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद भावर प्रदेश के बाद हम बात करें तो यह तराई का मैदान है।
देखिए एक मैप के जरिए हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे अगर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, हिमालय है जैसे, हिमालय के बाद ये हमारा हो गया, हिमालय का 3 उपविभाग है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद ये भावर प्रदेश पड़ रहा है, छोटे छोटे पत्थरों वाला, यहाँ नीचे से नदियाँ निकल रही। उसके बाद तराई का मैदान है, तराई वाला एरिया है ये सारा। तराई के मैदान के बाद हम देखते हैं कि मैदानी भाग है, या ये मैदानी भाग हो गया, ठीक है, ये सामान्य भूमि हो जाता है। तराई का भाग होगा, दलदली भूमि होगा, बहुत सारे यहाँ पे कुछ कुछ पेड़ भी होंगे छोटे मोटे, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इन 3 प्रमुख उपविभागों को दरअसल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। एक तो हमने भावर प्रदेश ये पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग तराई को देखेंगे, उसके बाद मैदान को देखेंगे। तो अब तराई का मैदान है ये। तराई का मैदान जो है वह यह भावर के दक्षिण में स्थित 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। भावर प्रदेश में विलुप्त नदियां तराई प्रदेश में धरातल पर प्रकट होती है, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, अतः यह क्षेत्र अनूप बन जाता है। मतलब यहाँ पे स्लोप जो होता है वह सामान्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पानी जम जाता है, ठीक है, और पानी जमने के कारण क्या है, यहाँ पर झील बन जाते हैं, जिसे तराई कहा जाता है। नदियों के जल फैलाव के कारण तराई प्रदेश में अनेक दलदली क्षेत्रों का निर्माण हुआ। आप जानते हैं पानी कहीं जमा हुआ रहेगा, बहुत दिनों तक रुका हुआ रहेगा, तो वह क्षेत्र जो है वह दलदली भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब हम तराई के मैदानों से फिर मैदान की ओर मूव करते हैं तो हमें बांगर का मैदान मिलता है। बांगर का मैदान दरअसल या पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, जो 100 साल पहले या 200 साल पहले या 50 वर्ष पहले निर्मित हुआ है। इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मैदान का निर्माण सिंधु तंत्र की नदियों द्वारा हुआ है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैदान का निर्माण गंगा यमुना तंत्र की नदियों द्वारा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैदान निर्माण में बालू के निक्षेपण द्वारा कटकनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है, जिसे भूड़ या भूर के नाम से जाना जाता है। खादर का मैदान, तो बांगर क्या होता है, बांगर पुरानी जलोढ़ होती है और खादर जो होता है नवीन जलोढ़ होता है, जिसे 1 साल 2 साल या 5 साल के अंतर्गत नदियों ने उस प्लेन का निर्माण किया है, ठीक है। यह मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में स्थित है और प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने के कारण इस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह मध्य गंगा के मैदान में नदियों के निकट समानांतर रूप से स्थित निम्न भूमियों को टाल भूमि या चौड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष के अधिकांश महीनों में जलमग्न रहती है। डेल्टाई प्रदेश में अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें व्हील के नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी सर्वाधिक मात्रा में अवसाद लेकर आती है, क्योंकि यह बहुत तेज चलती है ब्रह्मपुत्र नदी और वो काफ़ी ऊंचाई से नीचे आती है, इसीलिए इसमें अवसाद की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, जिसके कारण अनेक नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। अब माजुली द्वीप की ही बात कर लें तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपरदन के कारण वर्तमान में इस द्वीप का अस्तित्व संकट में है, क्योंकि अगर ये माजुली द्वीप है बीच में और नदियाँ इस तरह से आ रही हैं, ठीक है, अगर ये माजुली द्वीप है और नदियाँ इस तरह से बहकर आ रही हैं तो इस द्वीप का भी अपरदन करेंगे धीरे धीरे, जल जो रहेगा वो इसका भी अपरदन करेगा धीरे धीरे, ठीक है, इसीलिए इसका अस्तित्व भी अब संकट में है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना, अब आ जाते हैं, ये हो गया उत्तर भारत का, हमने प्रमुख संरचना देख लिया। उत्तर भारत के प्रमुख संरचना के बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख संरचना की बात करेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत की संरचना को भी 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत के पठार। इससे पहले एक बार हम लोग जो भी नोट अभी पढ़े एक बार रिवीजन के तौर पे उसे मैपिंग के ज़रिए डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पठार को नेक्स्ट वीडियो के जरिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा, ये देखिए, अब यहाँ पर बात की गई है कि ये जो प्लेन है हमारा, जो प्लेन एरिया हमें दिख रहा है ऐसे, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो प्लेन है, तो ये तो सिंधु नदी हो गई, ये दूसरी हमारी गंगा नदी हो गई ऐसे, और तीसरी जो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ठीक है। तो ये 3 नदियाँ जो प्रमुख है, इन्हीं के वजह से क्या होता है,
इन्हीं की वजह से यहाँ पे मैदान का विकास हुआ है, क्योंकि इन नदियों और इसकी सहायक नदियों द्वारा बहुत सारे क्या किए गए हैं, अवसाद लाए जाते हैं और अवसाद लाकर इन क्षेत्रों में बिछा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टियाँ नवीन या नई होती रहती हैं। जैसे पुरानी मिट्टी को हम बांगर या नवीन मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। और इसी कारण से ये क्षेत्र जो है विश्व का बहुत प्रसिद्ध उत्पादक या उत्पादन वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पर्वतों से हम लोग नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले भावर प्रदेश मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े चट्टान होते हैं, चट्टानों के अंदर से पानी आती है निकल कर। उसके बाद तराई भाग है, तराई भागों में यह बहुत सारे जल का जमाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम है। उसके बाद हम मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं। ये भी हमने मैपिंग के ज़रिए डिस्कस कर लिया। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो आपको, तो आप इस लेक्चर को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मैपिंग को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ने के लिए धन्यवाद, और यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो GS स्टडी ऑफिशियल के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ रहेगा। आप लोग चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और साथ ही हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा सीरीज़ है मैपिंग का, या जो हमारा ज्योग्राफी का अभी सीरीज चल रहा है नोट और मैपिंग के साथ, तो ये हमारा चलता ही रहेगा अभी फ़िलहाल। और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 10 जनवरी तक इंडियन ज्योग्राफी के जो भी लेक्चर हैं वह कम्प्लीटली आपके प्लेलिस्ट में डाल दिए जाए। उसके बाद हम लोग दूसरे किसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। और भी जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो लोग भी अभी वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहें लेक्चर में, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।